वेलकम टू क्रैक प्रथम। आज हमें इंडियन इकोनॉमिक में जो क्योंकि शुरुआत किया जा रहा है इसलिए इसमें हम अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था को देखेंगे। तो इसमें आप बताइए पहले कि अर्थशास्त्र होता क्या है। दरअसल यह मानव की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करने वाला शास्त्र है, अर्थात मानव की प्रत्येक गतिविधि जिसमें मुद्रा शामिल हो वह अर्थशास्त्र के क्षेत्र में आ जाता है। दूसरा डेफिनेशन आप दे सकते हैं कि अर्थशास्त्र समाज द्वारा दुर्लभ संसाधनों का उपयोग से मूल्यवान उत्पादों के उत्पादन और उनके वितरण का अध्ययन करता है। 1930 की जो आर्थिक मंदी है उसके बाद अर्थव्यवस्था में काफ़ी परिवर्तन हुआ, जिस कारण इसके अध्ययन को मुख्यतः दो वर्गों में बांटा जाता है। पहला क्या है, ये व्यष्टि यानी कि माइक्रो, और दूसरा है समष्टि यानी कि मैक्रो। तो ये जो है व्यष्टि यानी कि ये काफ़ी छोटे स्तर पे हो जाते हैं और समष्टि काफ़ी बड़े स्तर पे हो जाते हैं। जो समष्टि अर्थशास्त्र है उसके जनक जॉन मेनॉर्ड किन्स को माना जाता है। आप यहाँ पे तस्वीर में देखिए, मान लीजिए ये कोई इंडस्ट्री है, मान लीजिए ये रिलायंस ही है। तो एक छोटा सा मान लीजिए कंपनी है, तो एक क्षेत्र में है, तो ये क्या हो गया, ये माइक्रो यानी कि व्यष्टि हो गया, मात्र रिलायंस की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर हम पूरे विश्व की बात करें, जैसे कि रिलायंस, टेस्ला, इसी प्रकार से एप्पल आदि जो कंपनियां होती, तो इन सबको एक साथ लेकर के चलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये मैक्रो में जाएंगे, यानी एक बड़े स्तर की बात की जाएगी, यानी कि व्यष्टि और समष्टि। अब जानते हैं कि अर्थव्यवस्था क्या है। आपने देखा अर्थशास्त्र, तो अर्थशास्त्र में जो नियम है उनको किस प्रकार से लागू किया जाता है, यानी कि क्या वो एक्टिव है, तो यही है अर्थव्यवस्था, यानी कि यह अर्थशास्त्र का क्रियाशील स्वरूप है। यानी कि जो अर्थशास्त्र है क्या वो संचालित किए जा रहे हैं, यानी कि एक्टिव है, तो एक्टिव जो है वही है अर्थव्यवस्था। इसमें अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक एवं प्रकार की बात करें तो इसमें आप देखिए मुख्यतः तीन वर्गों में बांटा गया है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। ये जो प्राथमिक क्षेत्र है इसमें प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से जुड़ी आर्थिक गतिविधियां होती है। जैसे कि आपने कृषि कार्य किया तो वो क्या हो जाएगा, प्राथमिक क्षेत्र में। जबकि दूसरा है जो कि द्वितीयक क्षेत्र, उसमें प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादों के प्रसंस्करण से संबंधित आर्थिक गतिविधियां। जैसे कि आपने गन्ने का उत्पादन किया, वो तो किस में हो जाएंगे, प्राथमिक क्षेत्र में। लेकिन गन्ने से आपने चीनी बनाई और उसके बाद उसे मार्केट में दिया, इसी प्रकार से अन्य खाद्यान्न से संबंधित जो जुड़ी गतिविधियां होती है वो किस में, द्वितीयक क्षेत्र में आ जाती है, क्योंकि इसको प्रसंस्कृत किया जा रहा है ना। और तीसरा जो है वो सेवा से जुड़ा क्षेत्र होता है, जैसे कि शिक्षा, तो क्या हो गया, ये सर्विस सेक्टर में आ जाते हैं, तो तृतीयक। लेकिन अब जो है नव अर्थशास्त्रियों के द्वारा दो और क्षेत्रों का सृजन किया गया, यानी कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक के अलावा दो और क्षेत्र है, एक चतुर्थ क्षेत्र और एक पांचवा है जो कि पंचम क्षेत्र में है। इसमें चतुर्थ क्षेत्र में आप देख सकते हैं जैसे कि शिक्षा, खोज एवं अनुसंधान से जुड़ी गतिविधियां होती है, इसे आप ज्ञान क्षेत्र भी कह सकते हैं। जैसे कि इसरो जो कार्य कर रहा है ना, तो इसरो एक प्रकार से खोज और अनुसंधान से संबंधित काम करता है ना, इसके अलावा शिक्षा से संबंधित भी कार्य कर रहा है, तो यह चतुर्थ क्षेत्र में आ जाता है। जबकि जो पांचवा जो क्षेत्र है वह ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। वैसे तो इसमें नहीं जोड़ा गया है, लेकिन नव अर्थशास्त्रियों के द्वारा इसे भी शामिल किया जाता है। इसमें किसी अर्थव्यवस्था के सबसे उच्च निर्णय से जुड़ी गतिविधियों को शामिल किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए ये प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक, इनसे आपने देखा किस प्रकार से अर्थव्यवस्था में इसे शामिल किया जाता है। लेकिन ये जो चौथा क्षेत्र है ये भी अर्थव्यवस्था में योगदान दे रहा है। जैसे कि इसरो है, क्या वो आज जो हमारे इकोनॉमिक है इंडिया के उसमें योगदान दे रहा है, नहीं, बिल्कुल दे रहा है। और ये पांचवा क्षेत्र ये होता है जैसे कि निर्णय लेने वाली, मान लीजिए थिंक टैंक होती है, मान लीजिए कि हमारी जो सरकार है तो काफ़ी उच्च निर्णय लेती है ना, इकोनॉमी से संबंधित किस प्रकार से रिफॉर्म करने हैं, तो यह भी एक प्रकार से अर्थव्यवस्था में अपना योगदान दे रही है। तो इसे आप बोल सकते हैं ये पंचम क्षेत्र है, यानी कि उच्च निर्णय लेने वाली जो संस्थाएं होती है वो। तो प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थ और पंचम आपने समझा। हम जानते हैं जो आर्थिक प्रणाली हमारी चल रही है वह किस प्रकार से है। तो सबसे पहले जो है वो है बाजार अर्थव्यवस्था। यह सबसे जो पुरानी और सबसे प्राथमिक ये जो आर्थिक प्रणाली है, कौन, बाजार अर्थव्यवस्था। इसका उद्घाटन एडम स्मिथ की पुस्तक में आपको मिलेगा। इसका पूरा नाम तो ऐसे है, एंड इकोनॉमिक इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। आप पूरा नाम नहीं याद रखिए, बस वेल्थ ऑफ नेशन याद रखिए। तो वेल्थ ऑफ नेशन में सबसे पहले इसकी बात की गई थी।
इसमें उन्होंने कहा था कि जिन चीज़ों के उपयोग पर समाज टिका है वह चीज़ें किसी के निजी स्वार्थ का परिणाम है। यानी कि आज जो हम लोग उपयोग कर रहे हैं वस्तु, वह किसी न किसी के निजी स्वार्थ का परिणाम है। उदाहरण के लिए आप जो मोबाइल यूज कर रहे हैं, है ना, पहले तो आपके पास मोबाइल नहीं था, लेकिन वह किसी न किसी के निजी स्वार्थ का परिणाम है और आपके पास वो यूज करने के लिए आया है। तो ये भी एक प्रकार से बाजार अर्थव्यवस्था का रूप है। इसमें ऐसी आर्थिक व्यवस्था का नियमन जो बाजार में विद्यमान प्रतिस्पर्धा करती है, यानी आप जो बाजार में कई सारे जो कंपनियां हैं वो एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करती है। इसमें जो परिचालन के लिए सरकार की तरफ से लेसेस फेयर की नीति अपनाई गई थी। ये उस समय है जब औपनिवेशिक शासन चल रहा था। तो उस समय क्या होता था कि जो कंपनियां हैं वो अपना काम करती थी, सरकार उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करती थी। लेकिन बाद में आपने देखा हो, जैसे कि रेगुलेटिंग आपने पढ़ा है ना, रेगुलेटिंग एक्ट 1973, तो इसमें जो है आपने देखा किस प्रकार से रेगुलेट करना शुरू कर रही थी। उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ता गया और 1853 तक काफ़ी रेगुलेट हो चुकी थी। तो धीरे धीरे इसमें जो है रेगुलेशन हो चुका, लेकिन शुरुआत में जो है लेसेस फेयर यानी कि पूरी तरह से अकेले छोड़ देने की नीति अपनाई गई। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई थी उस समय की बात की जा रही है, क्योंकि ये जो वेल्थ ऑफ नेशन लिखा गया था उसी समय। तो उस समय ये जो औपनिवेशिक शासन चल रहा था तो बाजार अर्थव्यवस्था पर ही आधारित थी। आने वाले समय में ये जो है बाजार अर्थव्यवस्था वह भी दो भागों में बट गया। पहला है पूंजीवाद और दूसरा है मुक्त बाजार। ये जो पूंजीवाद है उस समय तो ईस्ट इंडिया कंपनी से लेते हैं जब आई थी तो वो पूरी तरह से दोहन करने लगी। वो वहाँ की सरकार की भी नहीं सुनती थी, है ना। जो भी पैसे रखते थे वो खुद रखते थे, लेकिन उसके बाद ब्रिटिश सरकार को भी लगा कि नहीं, इसे रेगुलेट करना आवश्यक हो जाएगा, तो उन्होंने रेगुलेट किया। तब जाकर यहाँ पर मुक्त बाजार की जो नीति आई थी। तो इसमें हम पहले जानते हैं ये जो पूंजीवाद है उसके बारे में। ये जो पूंजीवाद में उनमें जो संपदा यानी कि संपत्ति होती है वो क्या होता है, निजी हाथों में होता है, और जबकि मुक्त बाजार में संपदाओं का विनियमन किया जाता है, यानी रेगुलेशन किया जाता है। इसी प्रकार से पूंजीवाद अर्थव्यवस्था में सरकार की उपस्थिति हो सकती है, लेकिन साथ में निजी उत्पादकों का एकाधिकार होता है। यानी कि सरकार होती है लेकिन उनका कोई नाम मात्र मतलब एकाधिकार उतना नहीं होता। बस उन्होंने कर, जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई थी, है ना, तो उस समय शुरुआत में इस पर कोई भी ज़्यादा प्रतिबंध नहीं था, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, उसमें प्रतिबंध लगाया जाने लगा, वो जब मुक्त बाजार वाली स्थिति आई तब। इसी प्रकार से इसमें देखिए, अब पूंजीपति का एकाधिकार होगा तो प्रतिस्पर्धा का अभाव होगा ना। उदाहरण के लिए आज मान लीजिए कि इंडिया में मान लीजिए कि सिर्फ आपके पास ये जियो का ही सिम आपको देने होगा और सारे सिम बंद हो जाए, तो कोई भी यहाँ पर प्रतिस्पर्धा नहीं करेगा ना कि आप तो सिर्फ जियो यूज करेंगे एग्जाम्पल के रूप में, और कोई जो सिम है नहीं, तो एक प्रकार से एकाधिकार हो जाएगा। तो क्या इसमें कोई प्रतिस्पर्धा हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। जबकि मुक्त बाजार में इसमें प्रतिस्पर्धा होती है, यानी कि ये जो बाजार है सबके लिए खुला है, ऐसा नहीं किसी एक व्यक्ति को सौंप दिया गया है, जैसे कि रिलायंस या फिर अन्य जो कंपनियाँ होती हैं उन्हीं को सिर्फ नहीं, इसमें सबको मौका दिया जा रहा है ना, मुक्त बाजार में, कि सब अपना आप यहाँ पे आजमा सकते हैं। ये भारत का जो बाजार है, तो ये है इन दोनों में मुख्य अंतर। ये जो पूंजीवाद अर्थव्यवस्था इसको अपनाने वाला ये जो प्रथम देश है वह है संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसने 1777 में ही इसे अपनाया और वह सफल भी रहा। 1777 से लेकर के 1929 तक यह अर्थव्यवस्था काफ़ी सफल रहा। किंतु 1929 में एक जो आर्थिक मंदी, वैश्विक आर्थिक मंदी, उसके बाद इस जो प्रणाली है इस पर विचार करने को सबको मजबूर कर दिया गया, क्या ये सफल हो सकती है या नहीं है। इसमें कुछ नकारात्मक जो प्रभाव पड़े उसको हम देखते हैं, यानी कि जो बाजार प्रणाली थी उसके बारे में। तो इसमें क्या होता है कि जिनके पास बाजार आधारित क्रय शक्ति नहीं थी, यानी कि मान लीजिए आपके पास पैसा नहीं है तो आप यहाँ पर नहीं टिक सकते हैं। तो यही हुआ था ना औपनिवेशिक शासन काल में, जिसके पास ज़्यादा शक्ति थी वो यहाँ पर अपने देश को इस प्रकार से बनाते गए, अपने क्षेत्र को लूटते गए और उन पे एकाधिकार भी जमाते गए। इसमें दूसरा जो नकारात्मक तत्व है वो क्या है कि राष्ट्रों के द्वारा कल्याणकारी कार्य नहीं किए जाते हैं। उदाहरण के लिए जब ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर आई थी इंडिया में, तो उस समय आपने देखा होगा कई अकाल पड़े थे, है ना, क्योंकि यहाँ से अनाज ब्रिटेन भेजा जा चुका था और यहाँ पर जो है अनाज न होने के कारण अकाल की स्थिति हो गई थी। लेकिन फिर भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पर कोई कार्य नहीं किया जाता था, जिस कारण से लाखों लोगों की मौत हो जाती थी।
तो इसमें कल्याणकारी कार्य नहीं किए जाते हैं। तीसरा है कि आयकर में बहुत रियायत दी जाती है, यानी कि ये जो कंपनियां होती है जिनका एकाधिकार हो जाता है तो उनको इनकम टैक्स और भी अन्य करों में पूरी तरह से रियायत दी जाती है। जो कर होता है वह नाम मात्र होता है। और सबसे बड़ा प्रभाव आप देख सकते हैं इसका जो आर्थिक मंदी के रूप में हुआ, क्योंकि ये जो बाजार अर्थव्यवस्था थी पूरी तरह से असफल हो गई थी। उसके बाद इसमें कई सारे बदलाव जिसे हम आगे देखेंगे। इन सब से निकलने के लिए जॉन मेनॉर्ड केन्स के द्वारा अपनी पुस्तक जनरल थियोरी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, जो कि 1936 में छपा था, उन्होंने इसमें प्रस्ताव दिया कि मिश्रित अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाया जाए। यानी ये जो बाजार अर्थव्यवस्था है इसमें न सिर्फ बाजार के लोग यानी कि जो पूंजीपति है बल्कि सरकार को भी इसमें शामिल किया जाए। तो ये जो है इसे जानने से पहले यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था जानने से पहले हम जानेंगे ये जो गैर बाजार, अभी आपने जाना बाजार, लेकिन उसके बीच में यानी कि 1929 और 1950 के बीच या फिर 1980 के बीच में आप मान सकते हैं एक और प्रणाली चली थी, गैर बाजार अर्थव्यवस्था। मुख्यतः यह साम्यवादी और समाजवादी देशों यानी कि यूएसएसआर और चाइना में यह चला। इसमें क्या होता है कि देश के संसाधनों का उपयोग सभी के लाभ के लिए किया जाता है, यानी कि ये जो संसाधन न सिर्फ पूंजीपति का अधिकार होगा बल्कि अन्य लोग यानी कि देश के जो भी नागरिक हैं उन सबको दिया जाएगा। लेकिन इसमें जो आर्थिक भूमिका होती है उसमें सिर्फ राज्य ही आर्थिक भूमिका निभाते हैं, यानी कि ये जो कंपनियां होती है पूंजीपति वर्ग होते हैं उनको इसमें कोई भी एकाधिकार या फिर अधिकार नहीं होता है। इसमें निजी संपत्ति का भी अधिकार नहीं होता है। जो भी अधिकार होता है वह सरकार का ही होता है, यानी कि जो केंद्र या फिर राज्य में जो सरकार होती है उन्हीं का होता है। इसमें वैसे केंद्र में एक सरकार होती है और पूरे देश पर जो है शासन करती है, जैसे कि आप चाइना में देख रहे हैं एक ही सरकार है पूरे देश में शासन करती है। इसमें प्रतिस्पर्धा का पूर्णता जो विचार होता है अनुपस्थित होता है, यानी कि अब यहाँ पर एक गवर्नमेंट है तो ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट दूसरे गवर्नमेंट खड़ा कर देगी और उससे प्रतिस्पर्धा करेगी, ऐसा तो होगा नहीं ना, क्योंकि इसमें खुद सरकार ही अर्थव्यवस्था में भूमिका निभा रही है तो उसमें प्रतिस्पर्धा किससे करेगी, खुद से तो नहीं करेगी ना, तो इसमें प्रतिस्पर्धा बिल्कुल नहीं होता। हाँ, नागरिकों की जो आर्थिक भूमिका होती है वह सरकारी स्वामित्व वाले उपक्रम हो, यानी कि मान लीजिए कोई पीएसयू है, पब्लिक सेक्टर यूनिट, जो कि सरकार की होती है, उसमें आप काम कर सकते हैं, यानी कि जो नागरिक होते हैं वो सरकारी जो कंपनियां होती है उसी में काम कर सकते हैं। उत्पादन का निर्णय भी राज्य ही करता है, यानी कि कितना किस प्रकार से कौन से वस्तुओं का उत्पादन करना है वह भी राज्य ही करता है। उदाहरण के लिए समाजवादी और साम्यवादी, ये जो समाजवादी यूएसएसआर या फिर रूस बोल सकते हैं, और ये साम्यवादी ये जो प्रणाली कहाँ पे, ये चाइना में चल रही है। इसके नकारात्मक जो प्रभाव पड़े वो आप देख सकते हैं कि जो संपत्ति के सृजन पर बल नहीं होता, क्योंकि संपत्ति तो सरकार ही कर रही है ना, तो जिस कारण से आने वाले समय में निवेश योग पूंजी की कमी महसूस होती है। यही हुआ था चाइना में, इसी कारण से वहाँ पर रिफॉर्म करना पड़ा, क्योंकि ये जो पूंजी था वह उतना नहीं था जितना होना चाहिए था, और जिस कारण से निवेश कम हो रहा था। तब जाकर के 1980 के दशक में चाइना में वहाँ बदलाव किया गया। इसमें राज्य ही सबसे बड़ा शोषक बन जाता है, क्योंकि यहाँ पे आप चाइना के उदाहरण लेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वहाँ पर कोई भी आर्थिक भूमिका अन्य कंपनियाँ नहीं उठा रही थी, तो वहाँ पर राज्य ही एक प्रकार से शोषक का कार्य कर रही थी, यानी जो भी काम करने वो राज्य करेगी। ये जो 1970 तक यह प्रणाली भी भंग हो गया, जिस प्रकार से 1929 में बाजार अर्थव्यवस्था भंग हुई थी, उसी प्रकार से गैर बाजार जो अर्थव्यवस्था है वह भी 1970 है उस समय भंग हो गया। और उसके बाद ऑस्कर लेंज जो अर्थशास्त्री है उन्होंने बाजार समाजवाद के विचार को जन्म दिया, जिसके बाद सोवियत संघ और चीन के द्वारा अपने अर्थव्यवस्था में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए। जैसे ये जो सोवियत संघ है यानी कि यूएसएसआर, उसके द्वारा दो नीतियाँ लाई गई, एक पेरेस्ट्रोइका यानी कि पुनर्संरचना, अपने अर्थव्यवस्था को पेरेस्ट्रोइका करें यानी पुनर्संरचना करना, और ग्लासनोस्ट यानी कि अपने अर्थव्यवस्था को खोलना। ये जो दो टर्म है पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट, इसे आप वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ेंगे, जब मैं पढ़ाऊँगा आपको तो इसे आप डिटेल से देखेंगे। अभी आप फिलहाल इसे जान लीजिए, ये जो अर्थव्यवस्था है ये काफ़ी महत्वपूर्ण हुआ था, क्योंकि ये जो पेरेस्ट्रोइका है और ग्लासनोस्ट के कारण ही ये जो कोल्ड वॉर था यानी कि शीत युद्ध, इसका जो एंड हुआ आगे चल करके 1990-91 में। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बदलाव था पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट की नीति।
जो कि यूएसएसआर के राष्ट्रपति के द्वारा किया गया था। इसी प्रकार से चाइना के द्वारा खुले द्वार की नीति अपनाई, यानी कि जो उसने बाजार बंद कर दिया था सबके लिए, अब जो है उसने अपने बाजार को धीरे धीरे खोलना शुरू किया, जिस प्रकार से विदेशों में जो निवेश होते थे वो चीन में भी होने लगे, और यहाँ पर ये जो पूंजी है जो यहाँ पर सीमित हो गया था वो अब बढ़ने लगा। तो इस प्रकार से आप देख रहा कि चाइना जो है किस प्रकार से अब वो डेवलपमेंट में कितना आगे हो चुका है। ये जो अंत हुआ, यानी कि ये जो गैर बाजार, इसमें न सिर्फ विचारों का अंत हुआ, यानी कि एक तो सबने जान लिया कि जो बाजार अर्थव्यवस्था है वह भी पूरी तरह से सफल नहीं है, और दूसरा है ये जो गैर बाजार वह भी पूरी तरह से सफल नहीं है। यानी कि जो पूंजीवादी और साम्यवादी दोनों में जो लड़ाइयाँ होती थी कि हमारे अर्थव्यवस्था के जो विचार है वो अच्छे हैं, हमारी अर्थव्यवस्था के विचार जो अच्छे हैं, तो वो क्या है, ये भंग हो गया। और उसके बाद एक नई विचारधारा का जन्म हुआ, मिश्रित अर्थव्यवस्था, यानी कि पूंजीवादी और साम्यवादी दोनों के विचारधारा का अंत होकर के एक नई अर्थव्यवस्था का जन्म हुआ, जिसे हम मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में जानते हैं। इसे ये जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, इसे वैसे तो अपनाने की घोषणा 1944-45 में ही फ्रांस के द्वारा किया गया था, जिसे 1980 के दशक में काफ़ी बल मिला, क्योंकि विश्व की दो बड़ी अर्थव्यवस्था कौन कौन, सोवियत संघ और चीन के द्वारा अपनी जो गैर बाजार अर्थव्यवस्था है उसमें परिवर्तन किया गया, क्योंकि इन्हें भी लग गया कि जो गैर बाजार अर्थव्यवस्था है इससे हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है उसका विकास नहीं हो सकता है, इसलिए इसमें कुछ ना कुछ बदलाव किए जाने की आवश्यकता है। इसलिए ये जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है यह अब विश्व में काफ़ी प्रचलित होने लगा। इसे विश्व बैंक के द्वारा भी काफ़ी समर्थन किया गया कि जो देखिए बाजार अर्थव्यवस्था है उसमें राज्य का हस्तक्षेप होना चाहिए। यही तो हुआ ना, एक समय हुआ क्या, जो बाजार अर्थव्यवस्था उसमें मात्र पूंजीपतियों का एक अधिकार था, और ये जो गैर बाजार उसमें राज्य का एक अधिकार था, लेकिन ये जो मिश्रित है इनमें दोनों का सम्मेलन किया गया। इसकी जो प्रमुख विशेषताएं हैं इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें सरकारी एवं निजी दोनों की आर्थिक भूमिका होती है ना, दोनों की। जैसे आप भारत में उदाहरण के ले लीजिए, है ना, तो भारत में भारत सरकार भी पब्लिक सेक्टर यूनिट के माध्यम से उत्पादन करती है, और यहाँ पे कंपनियाँ भी, है ना। तो इस प्रकार से सरकार और निजी दोनों की आर्थिक भूमिका इसमें होती है। इसमें दोनों के द्वारा उत्पादन कार्य किया जाता है, लोक कल्याणकारी वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है ना। जैसे कि आपने देखा होगा ये जो मान लीजिए एलपीजी, तो एलपीजी पे आप देखें सब्सिडी आपको देती है सरकार, तो एक प्रकार से लोक कल्याणकारी कार्य भी किए जाने लगे। चौथा जो है अर्थव्यवस्था का नियमन राज्य के द्वारा किया जाने लगा, यानी कि जो इसमें कंपनियां काम तो करेगी लेकिन उनका नियमन भी किया जाएगा, जो कि राज्य सरकार के द्वारा। राज्य का अर्थ यानी कि देश की सरकार के द्वारा। आओ जानते हैं ये जो वितरण प्रणालियाँ आपने देखा कौन कौन, ये बाजार, गैर बाजार और मिश्रित। मिश्रित बाजार प्रणाली को आगे बढ़ाने के लिए विभिन्न आर्थिक संगठनों के द्वारा कुछ सुझाव बतलाए गए, जिसमें सबसे प्रमुख है वाशिंगटन सहमति। ये जो सहमति है यहाँ पे आप चलिए देखते हैं, यह एक आर्थिक सुधार संबंधी सलाह थी, यानी कि जिस प्रकार से विकासशील देशों के द्वारा अपने अर्थव्यवस्था में मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया जाने लगा, इसलिए इनके द्वारा ये तीन संगठन है, एक तो IMF, दूसरा है वर्ल्ड बैंक और तीसरा है अमेरिकी ट्रेजरी विभाग, यानी कि वहाँ जो यूएस का वित्त मंत्रालय, उनके द्वारा इन विकासशील राष्ट्रों को सुझाव दिए गए, जो कि वाशिंगटन सहमति के नाम से जाना गया। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो तीनों है IMF, वर्ल्ड बैंक और वित्त मंत्रालय, ये तीनों कहाँ पे है, यह आपको वाशिंगटन में ही अवस्थित है। तो इसीलिए ये जो है वहाँ एक अर्थशास्त्री थे जॉन विलियमसन, उनके द्वारा इसे वाशिंगटन कंसेंसस या फिर सहमति के नाम से इसे नाम दिया गया, जिसमें 10 आर्थिक सुधारों की बात की गई, यानी कि जो विकासशील राष्ट्र है उनको किस प्रकार से अपने इकोनॉमिक को सुधार करना है, उसमें 10 बातों को बतलाया गया। लेकिन इसे आप ध्यान से देखिएगा, इसमें भी काफ़ी कमियां हैं, जैसे कि ये वित्तीय अनुशासन, यानी किस प्रकार से वित्तीय अनुशासन सुधारना है। जैसे कि इंडिया में आप देख रहे हैं कि जनधन खाता जो खोला गया, तो ये क्या है, एक प्रकार से वित्तीय अनुशासन का एक भाग है, तो ये हुआ। दूसरा है कि सार्वजनिक खर्च की प्राथमिकताओं को ऐसे और पुनर्निर्देशित करना जिसमें उच्च लाभ एवं आय के वितरण की संभावना हो, यानी कि जो सार्वजनिक खर्च किया जा रहा है
उसे उन क्षेत्रों में खर्च करे जिससे भविष्य में लाभ हो, जैसे कि सरकार जो है शिक्षा पर खर्च करे, हेल्थ पर खर्च करे, तो इस प्रकार से दूसरे हुए। तीसरा है जो टैक्स रिफॉर्म, हमारे इंडिया में जो रिफॉर्म हो रहे हैं इसी सहमति के माध्यम से किया जा रहा है, ये जो टैक्स रिफॉर्म हो रहा है। ब्याज दर का उदारीकरण, यानी कि जो ब्याज दर है उसको कम किया जाए, जैसे कि आपने देखा होगा कंपनियां पे कई सारे जो कॉर्पोरेट टैक्स लगाते हैं उसमें भी कमी करने की बात की जाती है हमेशा, है ना। इसी प्रकार से प्रतिस्पर्धा पूर्ण विनिमय दर, यानी कि जो एक्सचेंज रेट है वो प्रतिस्पर्धा पूर्ण हो, ना कि इसमें एकाधिकार हो। जो जो बाजार अर्थव्यवस्था में था जो असफल हो गया, आपने देखा, तो ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसी कारण से जो अर्थव्यवस्था गिरी थी। तीसरा है व्यापार का उदारीकरण, यानी कि जो आपने देश को जो बंद कर रखा है उसे आप खोलिए, उदार बनाइए, है ना। तो इसीलिए आपने देखा 1991, आगे हम देखेंगे भी, तो 1991 जो रिफॉर्म हुआ था हमारे इंडियन रिफॉर्म यानी कि इकोनॉमिक में, वो इसी का एक पार्ट है। इसके अलावा ये जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि FDI है, उसके अंतर प्रवाह का जो उदारीकरण, यानी FDI आपके यहाँ आ रहा है तो उसमें भी नियमों में आप संशोधन कीजिए। इसीलिए आप देख रहे हो कि जो हमारी वर्तमान सरकार है वो FDI को काफ़ी बढ़ावा दे रही है, इसलिए आपने देखा कई सारे क्षेत्र में वो 100% FDI अलाउ कर दिया गया है ना। इसी प्रकार से निजीकरण, यानी कि ये जो बाजार है उसे भी आप निजीकरण कीजिए, यानी कि पूरी तरह से आप सिर्फ अपने हाथ में मत लीजिए, निजीकरण। और विनियमन रेगुलेशन, यानी कि जो बाधाएं उनको भी दूर करने का काम कीजिए, और संपत्ति के अधिकारों की सुरक्षा। ऐसा ना हो कि ये जो मान लीजिए कोई कंपनी है उसने अपनी संपत्ति खरीदी और नई सरकार बनती है, उसकी संपत्ति को वो अपने आप वो हथिया लेती है, तो ऐसा नहीं हो चाहिए। यानी कि संपत्ति के अधिकारों की सुरक्षा, तो इसमें जो मुख्य जैसे कि निजीकरण, ये आज काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है ना। तो एक प्रकार से आप देखिए कि निजीकरण ये बाजार अर्थव्यवस्था में भी आपने देखा होगा, है ना। तो इसका एक पार्ट बोल सकते हैं, इसमें कुछ कुछ जो है बातें वो क्या है, वो बाजार अर्थव्यवस्था की भी बातें है, इसलिए इसकी आलोचना भी की जाती है, जैसे कि निजीकरण। इसी प्रकार से यहाँ पे आप देखिए ब्याज दर उदारीकरण, यानी कि अगर ब्याज दर में उदारीकरण किया जाएगा तो निश्चित है कि जो सरकार होती है उसके राजस्व में कमी आएगी, है ना। तो और ये जो पूंजीपति है उनके जो धन है वो बढ़ेंगे, तो इसलिए इसकी समाजवादियों की तरह कुछ आलोचना भी की जाती है, क्योंकि इसमें कई सारे जो समाजवादी जो विचार है उनके विरोध में है। अब इसके निष्कर्ष को देखें तो विकासशील राष्ट्रों के द्वारा इसे पूंजीवादी राष्ट्रों का एक चाल माना जाता है, क्योंकि इसमें राज्य की भूमिका को सीमित जो है यानी कि कंट्रोल करने का प्रयास किया गया है। और ऐसा कहा गया है, यानी समाजवादियों के द्वारा कहा है, जैसे मानो एडम स्मिथ का जो है पुनर्जन्म हुआ, क्योंकि एडम स्मिथ के द्वारा ही ये जो बाजार अर्थव्यवस्था है उसको उत्पन्न किया गया था। इसका सबसे बड़ा उदाहरण जो है, इसका जो प्रभाव पड़ा 2008 की जो सब प्राइम संकट है, यानी कि 2008 में जो मंदी आई थी, उसे आप देख सकते हैं, ये जो वॉशिंगटन कंसेंसस है उसके कारण हुआ था। तो यह भी एक प्रकार से आप जब मेंस में लिखेंगे तो इसे आप ध्यान रखिएगा किस प्रकार से इसके सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव पड़े। नेक्स्ट है बीजिंग सहमति। दरअसल यह जो सहमति है इसे चीनी आर्थिक विकास मॉडल के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि चीन ने किस प्रकार से अपने देश में विकास किया है उसको बीजिंग सहमति या फिर चीनी आर्थिक विकास मॉडल आप कह सकते हैं। इस सहमति को जो है वर्ष 2004 में जोशुआ कूपर के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। अर्थशास्त्री चीन के जोशुआ कूपर, उनके द्वारा इस मॉडल को प्रस्तावित किया गया था। दरअसल यह जो डेंग जियापिंग के नीतियों का अनुसरण करने जैसा है, यानी कि डेंग जियापिंग जो ने 1970-80 के दशक में अपने अर्थव्यवस्था यानी कि चीन में जो बदलाव लाया था, जैसे कि आपने देखा गैर बाजार जो नीतियाँ थी उसमें किस प्रकार से मिश्रित अर्थव्यवस्था को शामिल किया गया, तो वही जो नीतियाँ हैं दरअसल बीजिंग सहमति है, यानी कि बीजिंग कंसेंसस। इससे आप वाशिंगटन सहमति का विकल्प मान सकते हैं, है ना। इसकी जो मुख्य विशेषता है, जैसे पहले देखिए इसमें बात किया गया अनवरत प्रयोग एवं अन्वेषण, यानी कि लगातार प्रयोग करते रहना और उसमें खोज भी करते रहना, तो ये है पहला। दूसरा है शांतिपूर्ण वितरणकारी आर्थिक वृद्धि के साथ क्रमिक सुधार, यानी कि वितरण कार्य तो हमें करनी है और साथ में क्रमिक सुधार भी करने हैं, यानी किस प्रकार से कमियां आ रही उसे हमें देखना है, यानी कि जो अर्थव्यवस्था चल रही है उसे उसी तरह से छोड़नी। जैसे कि बाजार अर्थव्यवस्था है उसमें कई सारी कमियां थी,
लेकिन उसे आप देखिए 1777 में यूएसए के द्वारा अपनाया गया और इसे छोड़ा गया 1929 में। हालांकि आज भी पूरी तरह से उसके द्वारा नहीं छोड़ा गया है, लेकिन आप देखिए इसमें कमियां होने के बावजूद भी आप इसे नहीं छोड़ रहे हैं, तो ये आपकी कमियां है ना। तो इसमें वैसी बात नहीं है, यानी कि बीजिंग जो सहमति इसमें बोला गया कि अगर उसमें कुछ कमियां आती है उसमें सुधार कीजिए, इसमें क्रमिक सुधार की बात की गई है। यहाँ पे देखिए इसके अलावा तीसरा जो है सौभाग्य निर्णय के साथ ही चुनिंदा विदेशी विचारों को अपनाना, यानी कि जो आपके जो निर्णय है, यानी कि देश का जो निर्णय है वो तो सही है, लेकिन विदेश में जो विचार फैले हुए हैं, जो अच्छी बातें हैं, उनको भी आप अपनी अर्थव्यवस्था में शामिल किए। यही जो है चाइना के जो मॉडल है उसमें यह शामिल किया गया, और आज देखिए चाइना का जो है इकोनॉमिक है कितना बूस्ट कर गया है, और इसका जो इम्पैक्ट भी पड़ा। 2008 का जो सब प्राइम संकट है, यानी कि जो मंदी आई थी, उसमें चीन की जो अर्थव्यवस्था थी लगातार गति मान रही, लेकिन 2010 के बाद इसमें कुछ कमी आने लगी, यानी कि जो 1970 के और 80 के दशक में शुरू किया गया था वह 2010 तक आते आते इसमें कुछ कमी आने लगी। यानी कि ये जो बीजिंग यानी कि ये जो चीन के जो आर्थिक मॉडल है इसमें भी कुछ कमियां आने लगी। इसी कारण से कई देश जो है जो इसे अपनाने की बात कर रहे थे उससे अब सतर्क होने लगे, क्योंकि आप देख रहे हैं चीन की जो अर्थव्यवस्था वह भी थोड़ी अब डाउन हो रही है, यानी कि जो ग्राफ है जो इस प्रकार से अप होता था अब थोड़ा नीचे होने लगा है, तो इस पर भी अब आलोचना की जाती है। नेक्स्ट है सेंटियागो सहमति, इसे वाशिंगटन का विकल्प आप मान सकते हैं। इसका प्रतिपादन विश्व बैंक के अध्यक्ष जेम्स वोल्फसन के द्वारा किया गया था। इसका मूल उद्देश्य क्या है? समावेश, और इसमें जो मूल बातें होती है इसमें स्थानीय विशेषताओं को भी शामिल किया जाता है। यानी आप जैसे कि इंडिया में देखिए हर जगह आपने चर्चा में सुना होगा गुजरात मॉडल, तो क्या है दरअसल यह स्थानीय विशेषताएं होगी ना, यानी कि ये जो भारत है तो भारत तो पूरा देश है ना, लेकिन ये जो गुजरात है इसके मॉडल को अन्य क्षेत्रों में लागू करना, जैसे कि देश के अन्य क्षेत्रों में लागू करके, यानी कि ये जो गुजरात मॉडल है क्योंकि यहाँ तो सफल हो गया ना, तो वही मॉडल को अन्य क्षेत्रों में लागू करना। इसी प्रकार से केरल का जो एजुकेशन मॉडल है उसे अन्य क्षेत्रों में लागू करना, तो ये जो है सेंटियागो सहमति में शामिल किया गया था, यानी कि किस प्रकार से समावेश करना है, तो इस प्रकार से अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाया जा सकता है। लेकिन इसमें भी काफ़ी आलोचना है। मान लीजिए गुजरात मॉडल को ही देख लेते हैं, तो गुजरात चूँकि यहाँ समुद्र तट पे है, अब क्या उसे उत्तर प्रदेश में लागू किया जा सकता है? नहीं ना, क्योंकि यहाँ पर उसके अर्थव्यवस्था में समुद्र भी शामिल है, जबकि उत्तर प्रदेश या फिर बिहार में समुद्र नहीं है ना, तो इस प्रकार से इसमें भी कुछ कमियाँ आ जाती हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। इसका जो PDF है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, तो उसे आप ज्वाइन जरूर कीजिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग क्रैक प्रथम।